कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन कर रहे थे और सामान्य वित्तीय लेखा नियम की आज की जो अपनी क्लास है वो अंतिम क्लास है। आज अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आप कमेंट करके इसके बाद अपन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोस्तों आपको ये क्लासें कैसी लगी और अब आप दूसरा कौन सा सब्जेक्ट जूनियर अकाउंटेंट का पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों गणित मतलब पहले पेपर को छोड़ के सेकंड पेपर में आप अब कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आरएसआर भी मेरे से कंप्लीट करना चाहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि अगली क्लास अपन किस चीज़ की प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से आरएसआर पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम की आज की क्लास अपनी अंतिम क्लास है। इसके बाद अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि तीन तीन एग्जाम हुई हैं 2011 इसी पैटर्न पे, मतलब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन एग्जाम हुई है 2011 की, 2013 की और 2016 में। तीनों एग्जाम के अपन क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और उसके बाद में अपन दूसरा सब्जेक्ट प्रारंभ करेंगे। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये चाहेंगे कि अपन आरएसआर कंप्लीट कराएं तो दोस्तों अपन आरएसआर भी प्रारंभ करेंगे फिर। तो दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास अंतिम है, एक एक नियम को आराम से समझिएगा। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एक एक नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। समझने पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लिखा हुआ मैटर तो आपको बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें मिल जाएगा, लेकिन आपको मुख्य उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि ये सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन सब जूनियर अकाउंटेंट के अंतर्गत आप पहली बार पढ़ रहे हैं। और जूनियर अकाउंटेंट के अंतर्गत जब आप ये नियम पहली बार पढ़ रहे हैं तो दोस्तों ये आपके कहीं भी समझे हुए नहीं है। तो अगर इनकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, इनमें क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आएगा, तो आपको याद करने में रटने में इनको परेशानी होगी। तो रटने में भी आसानी हो जाएगी और अपने कॉमन सेंस से भी, माइंड से भी आप उत्तर दे पाएंगे वहाँ पे। तो एक एक नियम को समझिएगा। लिखा हुआ तो आपको बहुत सारे नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें सब में मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों एक एक नियम को समझना आवश्यक है। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो बहुत सारे टीचर कोचिंग करा रहे हैं वहाँ पे आपसे फीस ली जा रही है, आपके लिए निःशुल्क क्लासें हैं। एक एक नियम को समझिए। नियम संख्या 287। दोस्तों ये नियम किसके संबंध में, सबसे पहले तो वो अपन हेडिंग लिखेंगे। तो दोस्तों ये अनुदान स्वीकृति अनुदान स्वीकृत करने वाले अधिकारी अनुदान स्वीकृत करने वाले अधिकारी को निम्न निर्देशों का पालन करना होगा। उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं इस नियम में। निम्न निर्देशों निम्न निर्देशों का पालन करना होगा। तो दोस्तों ये तो अपना हुआ हेडिंग। अनुदान स्वीकृत करने वाले दोस्तों जिस सरकार बहुत सारी योजनाओं की, सरकार की योजनाएं होती हैं, उनके तहत विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस को, विभिन्न व्यक्तियों को अनुदान दिया जाता है यानी सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों आपने सुना होगा किसानों को सब्सिडी दी गई, किसानों को भी खाद बीज पर पहले सब्सिडी मिलती थी। दोस्तों आपने और भी बहुत सारी सब्सिडियों के बारे में सुना होगा, जैसे पहले सब्सिडी मिलती थी, बिल पे सब्सिडी मिल रही है, अनुदान मिल रहा है वर्तमान में गहलोत सरकार में। तो दोस्तों 2,000 रुपये प्रत्येक बिल पर, कृषि कनेक्शन पर फिलहाल सब्सिडी मिल रही है, तो वो अनुदान है। तो अनुदान स्वीकृत करने वाले अधिकारी किन शर्तों का, नियमों का पालन करेंगे, शर्तों का पालन करना होगा, वो दे रखे हैं। तो अब एक एक शर्त समझिएगा। सहायता या फिर अनुदान, सहायता या अनुदान का जो बिल होगा, दोस्तों
जीए 110 में तैयार होगा। तो दोस्तों सहायता और अनुदान का भुगतान प्राप्त करने के लिए जो डीडीओ होता है, आरण वितरण अधिकारी, जो बिल कहाँ पे भेजता है, कोषागार में भेजता है। जो जो कोषागार में बिल भेजता है, जो बिल पारित होता है कोषागार में, उसके बाद भुगतान प्राप्त करने के लिए जो बिल तैयार किया जाता है, मतलब कि जो भुगतान, जिस बिल पारित होने पर भुगतान प्राप्त होता है, तो कोषागार में जो बिल भेजा जाता है उसका प्रारूप सहायता अनुदान के संबंध में जीए 110 में दे रखा है। इसको कहाँ पे भेजा जाता है? कोषागार में भेजा जाता है। कोषागार से ये बिल सहायता अनुदान की जैसे ही उन अधिकारियों से, अनुदान स्वीकृत करने आदि वाले अधिकारी से स्वीकृति मिलती है, उसके बाद में बिल जीए 110 के अंतर्गत कहाँ पे? कोषागार से हरण के लिए जीए 110। दोस्तों ये प्रारूप याद रखना है, अनुदान तथा सहायता का बिल का प्रारूप किस में दे रखा है, आपसे सीधा पूछ सकता है, तो जीए 110 में दे रखा है। एक पॉइंट अपना ये हो गया, सहायता अनुदान के बिल का प्रारूप जीए 110 में दे रखा है, जिसको कोषागार में जमा करा के राशि आहरित की जा सकती है। अपना दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा होगा दोस्तों राजस्थान राजस्थान इन्वेस्टमेंट राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2010। तो दोस्तों राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2010 से दोस्तों ये राज्य सरकार की इन्वेस्टमेंट को, राजस्थान के अंतर्गत कंपनियों और अन्य संस्थाओं के इन्वेस्टमेंट को, यानी कि निवेश को बढ़ाने के लिए एक स्कीम चलाई गई, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। तो दोस्तों स्कीम, तो दोस्तों ये जो स्कीम चलाई गई, इसके तहत निवेश के लिए, इसके तहत कोई क्या करता है? निवेश करता है। और निवेश करने पर, निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए क्या दिया जाता है? अनुदान। तो दोस्तों उस अनुदान दिया जाता है, तो उसके बिल का प्रारूप, दोस्तों सामान्यतः सहायता और अनुदान का जो बिल होगा उसका प्रारूप जीए 110 में दे रखा है। लेकिन अगर राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2010 के तहत निवेश किया गया और उसमें अनुदान दिया गया, तो उस बिल का प्रारूप दे रखा है नियम संख्या 110 ए में। तो दोस्तों ये आपको याद रहेगा। अब दोस्तों राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2010 के तहत अगर रोजगार बढ़ाने के लिए, अगर उसको अनुदान दिया जाता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए राज्य में अगर उसको अनुदान दिया जाता है, तो दोस्तों उसको, तो उसका प्रारूप दे रखा है, वो भी समझेंगे। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2010 के तहत अगर रोजगार यानी रोजगार के अवसर सर्जित, नए अवसर सर्जित करने के लिए अगर कोई अनुदान दिया जाता है, तो उसको अनुदान के लिए जो बिल का प्रारूप होगा, वो 110 बी में होगा। तो दोस्तों अपन ने पास पढ़ा समझा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम ये राज्य सरकार की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने की स्कीम है। इस स्कीम के तहत क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। अनुदान दो प्रकार का दिया जाता है, एक तो निवेश को राज्य के अंतर्गत किसी नई इंडस्ट्री को लगाने के लिए या किसी नई कंपनी की स्थापना करवाने के लिए अगर अनुदान दिया जाता है, यानी कि निवेश, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए अनुदान दिया जाता है, उसके बिल का प्रारूप ये है। और रोजगार सृजन के लिए यदि कोई कंपनी ये कह रही है कि अगर हम
हाँ, कंपनी को राजस्थान गवर्नमेंट कह रही है कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे रोजगार सृजन कीजिए, नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करोगे तो आपको अनुदान दिया जाएगा। ऐसा भी इस स्कीम में व्यवस्था की गई है। तो रोजगार सृजन के लिए कंपनी को और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर कंपनी और इन्वेस्टमेंट करती है रोजगार सृजन के लिए तो रोजगार सहायता का जो अनुदान दिया जाएगा उसका बिल का प्रारूप 110B में दे रखा है दोस्तों। अब आगे समझेंगे अपन। आगे है राजस्थान राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। दूसरी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो दोस्तों 2014 में जारी की गई थी। अगर इस स्कीम के तहत निवेश को प्रोत्साहन के लिए निवेश के प्रोत्साहन के लिए तो निवेश के लिए क्या दिया जाता है? अगर अनुदान दिया जाता है, निवेश के प्रोत्साहन के लिए अनुदान दिया जाता है तो उसके बिल का प्रारूप उसके बिल का प्रारूप 110C में दे रखा है। अब उसी प्रकार से इस राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत ही अगर रोजगार सहायता जिसको अपन कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी, रोजगार सहायता के लिए अगर क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है तो उसके बिल का प्रारूप 110D में दे रखा है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा इसका प्रारूप। और दोस्तों ये अपना पॉइंट नंबर 2 भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2014 के निवेश प्रोत्साहन के लिए अनुदान की बात करें तो बिल का प्रारूप 110C में। तो 2014 के तहत रोजगार सहायता अनुदान बिल का प्रारूप की बात करें, रोजगार सहायता के बिल की बात करें तो 110D। अगर यहाँ पे 2010 से राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2010 दे रखी हो और उसके प्रमोशन के लिए बात करें, उसके लिए निवेश प्रोत्साहन की बात करें तो 110A और 110B अपन जो पढ़ के आए हैं पहले। इसके अलावा दोस्तों अनुदान के लिए अनुदान का एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें अनुदान के बारे में पूरी डिटेल लिखी जाएगी और उस रजिस्टर का प्रारूप दे रखा है परिशिष्ट 12 में अनुदान के रजिस्टर का प्रारूप दे रखा है। और ये रखेगा कौन? ये रजिस्टर संधारित करेगा अनुदान जारी करने वाला ये रजिस्टर अनुदान जारी करने वाला अधिकारी संधारित करेगा। तो दोस्तों अपन ने नियम संख्या 287 समझा। आपको उम्मीद करता हूँ नियम संख्या 287 आराम से समझ में आया होगा। दोस्तों नियम संख्या 287 अनुदान जारी करने वाले अधिकारियों को निर्देशों की पालना करनी होगी। सहायता अनुदान का बिल GA 110 के प्रारूप में तैयार किया जाएगा। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2010 के तहत निवेश के लिए अगर अनुदान दिया गया है तो उसका बिल का प्रारूप 110 में। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2010 के तहत रोजगार सहायता के लिए अनुदान दिया गया है तो उसका बिल का प्रारूप 110B में दे रखा है। इसी प्रकार से राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2014 के तहत निवेश प्रोत्साहन अनुदान
तो उसका बिल का प्रारूप 110C में दिया गया। रोजगार सहायता अनुदान दिया जाता है तो उसका बिल का प्रारूप 110D में दिया गया। अनुदान का रजिस्टर परिशिष्ट 12 में प्रारूप दे रखा है। अनुदान जारी करने वाला अधिकारी इस रजिस्टर को संधारित करेगा। अब अपन अगला नियम पढ़ेंगे। अनुदान स्वीकृता प्राधिकारी के कर्तव्य कौन कौन से होंगे, वो नियम संख्या 288 में दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका पहला तो स्वीकृता जो प्राधिकारी है उसका पहला कर्तव्य तो ये हो गया कि निर्धारित शर्तों, जो दोस्तों अनुदान जारी करते समय जो शर्तें निर्धारित की गई थी उन शर्तों का निर्धारित शर्तों की पालना, शर्तों की पालना सुनिश्चित करना एक कर्तव्य। तो अनुदान स्वीकर्ता अनुदान जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकारी के का एक कर्तव्य तो क्या हो गया, निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित करना। दूसरा, उसकी रिपोर्ट, अनुदान की रिपोर्ट किसको भेजेगा, महालेखाकार को। रिपोर्ट किसको भेजेगा, महालेखाकार को भेजेगा। तीसरा कार्य क्या करेगा, रजिस्टर में अंकित किया गया है यह सुनिश्चित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्टर में अंकित किया गया है, और जो रजिस्टर में अंकित किया गया है उसको क्या करेगा, एक राजपत्रित राजपत्रित अधिकारी क्या करेगा, प्रमाणित करेगा। प्रमाणित क्यों किया जाएगा, ताकि दोबारा भुगतान ना हो। अब और क्या सुनिश्चित करेगा, आवर्ती अनुदान का मामला है, आवर्ती अनुदान दिया जा रहा है तो उसके लिए बिल पर प्रमाण पत्र अंकित करेगा। प्रमाण पत्र में क्या अंकित करेगा, तो दोस्तों प्रमाण पत्र में अंकित करेगा उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये प्रमाणित करेगा। तो दोस्तों नियम संख्या 288 अपन ने समझा।
तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले तो अनुदान स्वीकृता प्राधिकारी के कर्तव्य क्या क्या है ये देखेंगे। अनुदान स्वीकृता प्राधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं। अगर आपसे पूछे अनुदान स्वीकृता प्राधिकारी के कर्तव्य किस नियम में दे रखे हैं, तो नियम संख्या 288 टिक करना है। अगर आपसे पूछे नियम संख्या 288 किससे संबंधित है, तो अनुदान स्वीकृता प्राधिकारी के कर्तव्य से संबंधित है। दूसरा, निर्धारित शर्तों की पालना, इसके कर्तव्य क्या है। स्वीकृता प्राधिकार, अनुदान स्वीकृता प्राधिकारी के कर्तव्य निर्धारित शर्तों की पालना करवाएगा। जो जो शर्तें दोस्तों अनुदान जारी करने से पहले अपन ने पढ़ा था कि निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्धारित उद्देश्य के लिए ये अनुदान जारी किया जाएगा, तो निर्धारित शर्तों की पालना करवाना एक कर्तव्य हो गया। दूसरा, रिपोर्ट महालेखाकार को भेजेगा। तीसरा, रजिस्टर में अंकित कर दिया गया है अनुदान। अभी अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले नियम में कि परिशिष्ट 12 के अंदर अनुदान स्वीकृता प्राधिकारी, अनुदान स्वीकृता करने वाला अधिकारी क्या करेगा, रजिस्टर संधारित करेगा। उस रजिस्टर में अंकित कर दिया गया है कि नहीं कि इस संस्था को इतने रुपए अनुदान जारी किया गया। उसको राजपत्रित, जो रजिस्टर में अंकित किया गया है उसको राजपत्रित अधिकारी क्या करेगा, प्रमाणित करेगा ताकि दोबारा से भुगतान ना हो। वो प्रमाणित करेगा कि संबंधित व्यक्ति को इतने रुपए भुगतान किया गया। राजपत्रित अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा। आवर्ती अनुदान, यदि कि बार बार भुगतान किया जाने का मामला है। आवर्ती अनुदान यानी कि साल में कई बार किस्तों में भुगतान किया जाना है, एक तरह से बार बार भुगतान किया जाना है, तो बिल पर प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ये प्रमाणित करेगा। तो दोस्तों नियम संख्या 288 अपन ने समझा। अब अपन नियम संख्या 289 समझेंगे। टू 89 दोस्तों ये किसके संबंध में है, पंचायत। दोस्तों ये पंचायत समिति और जिला परिषद को अनुदान, पंचायत समिति और जिला परिषद को अनुदान के संबंध में, पंचायत समिति और जिला परिषद को अनुदान के संबंध में नियम संख्या 289 है। ये पंचायत समिति और जिला परिषद क्या कार्य करेगी, ग्रामीण विकास का कार्य करेगी। दोस्तों पंचायत समिति और जिला परिषद का क्या कार्य होता है, ग्रामीण विकास के लिए पैसा खर्च करना होता है। इसके पास पैसा कहां से आता है, विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत कार्य करती है ना ये। दोस्तों पंचायत समिति और जिला परिषद के तहत विभिन्न विभागों की योजनाओं को लागू करने का ये कार्य करती है। उसके लिए अगर इसको क्या दिया जाता है, विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए, विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए इसको अगर क्या दिया जाता है, अनुदान, तो अनुदान कौन जारी करेगा, विभागाध्यक्ष। कैसे जारी करता है, कोषागार से विभागाध्यक्ष जारी करेगा। कोषागार को विभागाध्यक्ष अनुदान जारी करेगा। कोषागार को अग्रिम रूप में अनुदान जारी करेगा। विभिन्न योजनाओं को दोस्तों पंचायत समिति और जिला परिषद लागू कब करेंगे, जब ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, विभिन्न विभागों की योजनाएं, जब इनको अनुदान मिलेगा तब लागू करेंगे। और अनुदान कौन देगा, पैसे कौन देगा, विभागाध्यक्ष इनको कोषागार को अग्रिम रूप में रुपए देगा, तभी ये लागू करेंगे। 3 माह का अग्रिम दिया जाता है इनको। इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद को अनुदान का 3 माह का अग्रिम दिया जाता है। और अग्रिम की प्रथम तिमाही कब मानी जाती है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। प्रथम तिमाही 1 अप्रैल से प्रारंभ, यानी 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी प्रथम तिमाही। तो 1 अप्रैल को पहले 3 माह का इसको अग्रिम अनुदान दे दिया जाएगा पंचायत समिति और जिला परिषद को, विभिन्न योजना, विभिन्न विभागों की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए। अब अपन ने नियम संख्या 289 पढ़ा, नियम संख्या 290 देखेंगे।
दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया दे रखी है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, स्टाइपेंड या छात्रवृत्ति के भुगतान के बिल का प्रारूप के बिल का प्रारूप 112 में, जीए 112 में बिल का प्रारूप दे रखा है। अगर वो दोस्तों ये स्टाइफंड या छात्रवृत्ति किसको दी जाती है, चिकित्सकों को, तो उनके बिल का प्रारूप तो उनके बिल का प्रारूप 112 ए में दे रखा है। दोस्तों छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया के बारे में नियम संख्या 290 है। छात्रवृत्ति या स्टाइफंड के बिल का प्रारूप 112 दे रखा है, जी 112 में दे रखा है। चिकित्सकों को अगर छात्रवृत्ति या स्टाइफंड दिया जाता है तो उसका 112 ए में प्रारूप दे रखा है। बिल कौन तैयार करेगा दोस्तों, ये जो बिल का प्रारूप दे रखा है ये बिल कौन तैयार करेगा, ये बिल संबंधित संस्था तैयार करेगी। संबंधित क्या करेगी, संस्था तैयार करेगी। विभागीय अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर बिल जमा होगा वह भुगतान। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये नियम संख्या 290 कहता है अपना छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। स्टाइपेंड व छात्रवृत्ति के लिए अगर बिल तैयार किया जाएगा तो वो 212 के तहत जीए प्रारूप 212 में तैयार किया जाएगा। चिकित्सकों के लिए को छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड का भुगतान किया जा रहा है तो उसका बिल का प्रारूप 212 ए में दे रखा है। उस प्रारूप में बिल तैयार किया जाएगा। बिल तैयार कौन करेगा, संबंधित संस्था तैयार करेगी। विभागीय अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के बाद बिल जमा कराया जाएगा और भुगतान किया जाएगा। तो नियम संख्या 290 भी अपन ने समझ लिया। दोस्तों ये नियम संख्या 291 में समझ लिया, क्षमा चाहूंगा अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा दोस्तों। बिल संख्या अपन नियम संख्या अपन ने 291 में समझ लिया, अपना बीच में कोई नियम रह तो नहीं गया। एक नियम 290 रह गया अपना दोस्तों, 290। दोस्तों ये स्वायत्त शासी संस्थाओं को निजी निक्षेप खाता खोलने के संबंध में है। ये नियम क्या कहता है, स्वायत्त शासी दोस्तों अपनी पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम ये स्वायत्त शासी निकाय हैं। स्वायत्त शासी निकायों को अगर अनुदान प्राप्त करना है, अनुदान दिया जाता है तो उनको क्या करना होता है, निजी निक्षेप खाता कहाँ पे खोलना होता है, कोषागार में। निजी निक्षेप खाता कोषागार में खोलना होता है। तो दोस्तों अपना नियम संख्या 290 क्या कहता है, स्वायत्त शासी निकायों को अनुदान लेना है तो निजी निक्षेप का अकाउंट जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, नियम संख्या निजी निक्षेप खाते के बारे में अपन नियम संख्या 2 में पढ़ लिया था अपन ने। नियम संख्या 2 में इसकी परिभाषा पढ़ ली थी अपन ने। निजी निक्षेप खाता कोषागार में खोला जाता है। स्वायत्त शासी निकायों को अगर अनुदान प्राप्त करना है तो उनको व्यक्तिगत खाता, पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, निजी निक्षेप खाता खोलना होगा।
तो नियम संख्या 290 अपन ने पढ़ लिया। 91 अपन समझ चुके थे दोस्तों, गलती से 90 रह गया था। अब नियम संख्या 292। दोस्तों ये नियम क्या कहता है? विवेकाधीन अनुदान। ये किसके संबंध में? विवेक, खुद के विवेक से कुछ शक्तियां कुछ प्राधिकारियों को दी जाती हैं कि वो अपने विवेक के आधार पर अनुदान जारी कर सकते हैं। तो विवेकाधीन अनुदान की अगर शक्तियां जारी की गई है तो वो दोस्तों उन शक्तियां जारी की गई उनके तहत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही जारी किया जाएगा। विवेकाधीन अनुदान क्या कहता है दोस्तों? अगर किसी प्राधिकारी को, किसी अधिकारी को शक्ति प्रदान की गई है, किसकी विवेकाधीन अनुदान जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है कि आप अपने विवेक से अनुदान जारी कर सकते हो, तो सरकार के निर्देशों के अनुसार ही अनुदान जारी करेगा। निर्देशों का उल्लंघन करके अनुदान स्वविवेक से भी जारी नहीं कर सकता। नियम संख्या 293 अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम की क्लास का अंतिम नियम, और इस नियम के साथ हमने सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट होते हैं। विवेकाधीन शक्तियों का अपन ने पढ़ लिया। सरकार क्या करे? अन्य कोई, जो अपन ने नियमों पे पढ़ा है उनके अलावा अन्य कोई अनुदान जारी करे तो इन नियमों के तहत दोस्तों ये कहता है अपने सामान्य वित्तीय लेखा नियम है। ये जब सामान्य वित्तीय लेखा नियम है कि ये जनरली लागू होते हैं, तो दोस्तों सरकार अन्य कोई अनुदान जारी करे उन नियमों के तहत किया जाएगा। इन नियमों के तहत तो दोस्तों जब तक हो सके सामान्यतः इन नियमों का पालन किया जाएगा, जब तक अन्य कोई नियम ना बने तो इन नियमों का पालन किया जाएगा। तो इन नियमों के तहत ही अन्य कोई अगर सरकार अनुदान जारी करती है, जिन जो अपन ने ऊपर विवरण में अभी पढ़े हैं नियमों के अंतर्गत, सहायता और अनुदान के नियमों के अंतर्गत, उनके अलावा अगर राज्य सरकार कोई और अन्य अनुदान जारी करती है तो भी वो इन नियमों का उल्लंघन किए बिना इन नियमों के अंतर्गत ही जारी किया जाएगा। तो दोस्तों अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम आज कंप्लीट होता है। और सामान्य वित्तीय लेखा नियम की क्लास आपको कैसी लगी मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बताएंगे। इसके बाद दोस्तों अपनी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की शानदार क्लास आने वाली है। दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से 5 से 7 क्वेश्चन तो योग रिवाइज हो जाते हैं दोस्तों, और अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में तो विशेषकर क्वेश्चन रिवाइज होते हैं। तो दोस्तों आप सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अपन अब क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के तीनों पेपर के क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चनों में से आपको 5 से 7 क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चन पेपर आप देखना, शानदार आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। नियम संख्या 293 अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि अपना सामान्य वित्तीय लेखा नियम का सफर कैसा रहा, और आप दोस्तों ये भी बताना कि अब इसके बाद अपने आप क्या पढ़ना चाहोगे सेकंड पेपर में, अब आप क्या पढ़ना चाहोगे इसके बाद, वो भी मेरे को बताना। तो दोस्तों धन्यवाद। आप लगातार मेरे से शुरू की क्लास से जो भी स्टूडेंट जुड़े रहे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए सामान्य वित्तीय लेखा नियम के लिए आपके लिए कोई अपडेट होगा तो दोस्तों मैं जरूर, कोई भी अपडेट होगा, कोई भी चेंजमेंट होगा तो मैं आपके लिए सामान्य वित्तीय लेखा नियम की क्लास लेके आऊंगा। सामान्य वित्तीय लेखा नियम के मामले में मैं आपके एग्जाम तक साथ हूँ। अगर इसके अलावा मैं आपको अगला कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो उस मामले में भी मैं आपके एग्जाम तक साथ रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब अपन आगे देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।